बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 7 11th क्लास फिज़िक्स नेशनल बुक। स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7.1 से। कैलकुलेट मास ऑफ अ पिक्चर फ्रेम हैंगिंग फ्रॉम अ स्टील नेल। बेटा एक स्टील के बने हुए कील के साथ एक पिक्चर का जो फ्रेम है वो सस्पेंडेड है, उसको लटकाया गया है। ठीक है, आपने उस फ्रेम का मास कैलकुलेट करना है और आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो नेल है स्टील का, उसका जो यंग्स मॉडुलस है स्टील का वो दिया गया YS इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 पास्कल। ठीक है, विच इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ फोर्स प्रोवाइडिंग शेयर स्ट्रेन। अब जो आपने कील के साथ वो एक पिक्चर का फ्रेम हैंग किया हुआ है ना, वो इतनी फोर्स लगाता है उस कील के ऊपर कि उसके अंदर जो है वो शेयर स्ट्रेन आ जाती है। अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ ना बेटा, तो थोड़ा सा वो बेंड हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एज शोन इन फिगर गिवन दैट द नेल बेंड ओनली 1.8 माइक्रोमीटर। अब जो ये नीचे की तरफ बेंड करता है ना, सिर्फ 1.1 माइक्रोमीटर जो है वो बेंड करता है। ठीक है, ओके। आल्सो डिस्कस द रिजल्ट्स, और आपने लास्ट में जो रिजल्ट्स हैं बेटा उसको भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो आप इस स्टेटमेंट से लेंगे और कुछ डाटा बेटा जो आपको क्वेश्चन के साथ ये पिक्चर दी गई है उस पिक्चर से लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपको यंग मॉडुलस की वैल्यू दी गई है वो आप नोट कर लीजिए। यंग मॉडुलस YS इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 पास्कल। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज बेटा जो उसमें बेंडिंग है वो भी नोट कर लीजिए, वो है आपके पास 1.80 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो बेटा एक प्रीफिक्स है, 10⁻6 इसकी वैल्यू होती है, वो लिख दीजिए, साथ में मीटर यूनिट आ गया तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने उससे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बाकी जो डिटेल्स है बेटा वो इस पिक्चर से देखेंगे। सही है, अब देखिए यहाँ से जो ऊपर से नीचे की तरफ आया डेल्टा एक्स, वो वैल्यू तो हमें बताई गई थी, वो हमने नोट कर ली है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है उसको हम y से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो भी नोट कर लिया, y इज इक्वल टू 5 mm यानी मिलीमीटर। तो मिली भी एक प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू होती है 10⁻³ ठीक है, तो वो साथ में मीटर आ गया, तो इसको बेटा आपने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि इस नेल का जो डायमीटर है वो 1.50 मिलीमीटर है। सो सिंपली 1.5 भी आप लिख सकते हैं। तो मिलीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसके साथ लिखेंगे 10⁻³ क्योंकि मिली की वैल्यू होती है। ठीक है, तो बेटा डायमीटर आपके पास आ गया मीटर्स में। लेकिन अगर आपको रेडियस की जरूरत पड़ी इस क्वेश्चन में तो पहले से हम रेडियस बना के रख लेते हैं। रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, d/2 इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर्स आ जाता है। ठीक है, और रिक्वायर्ड क्या है बेटा, हमें शुरू में बता दिया गया कि मैस मालूम करना है जी हमने उस पिक्चर फ्रेम का, दैट इज m। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये दीवार है, ये उसमें नेल लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो है वो आपका वो पिक्चर फ्रेम है जो सस्पेंडेड है। ठीक है, इसका जो अपना वेट है ना बेसिकली W, वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई, बेंडिंग आ गई इसके अंदर। ठीक है बेटा, ओके जी। तो ये जो बेंडिंग आई है बेटा वो ये है जी इस के लोड की वजह से जो इसका बेटा वेट है, समझ गए हैं। ओके जी, तो अब यहाँ पर जो आपको डाटा दिया गया इसको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, देखो बेटा बात हो रही है शेयर स्ट्रेन की। ठीक है, और पिक्चर में भी आपको दिखाया जा रहा है कि एक बॉडी की शेप में चेंज आ रहा है। सही है, तो शेप में चेंज भी है, उसके बाद शेयर स्ट्रेन का भी जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके माइंड में फौरन से आ जाएगा कि आपने ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है शेयर मॉडुलस का। ठीक है बेटा, तो आपने यहाँ पे लिख लेना जी S इज इक्वल्स टू, शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय y बाय डेल्टा x, y बाय डेल्टा x। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको शेयर मॉडुलस का कॉन्सेप्ट याद हो ना बेटा, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई भी एक सिंपल केस लेते हैं, ऐसा आपके पास बॉक्स लाइक शेप है, अब यहाँ से इसके ऊपर यूं फोर्स लगाते हैं, ये इस तरह से बेंड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बेंड हो जाता है, इस शेप में चला जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यू है इसको हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो वैल्यू इसको बेटा हम y से डिनोट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तो जो y है ना, ये y
वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सिचुएशन में ये वैल्यू बन रही है, और जो बेंडिंग है जो यहाँ से यहाँ तक ये बेंड होकर गया वो डेल्टा एक्स बेटा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नीचे की तरफ बेंडिंग हुई देखो ऐसे नीचे को झुक गया इस पिक्चर के लगाने से, वो ये वाली वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था और ये उसी तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है बेटा जी, ओके जी। अब यहाँ पर जो फोर्स है ना, ये फोर्स कौन सी फोर्स होती है, याद रहे कि बेटा ये इसका जो है ना, ये इसका जो लोड है वेट ही एक तरह से इसके ऊपर एज अ लोड एक्ट कर रहा है और वो इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ बेंड करेगा। तो ये फोर्स बेसिकली इसके वेट की फोर्स है। तो अगर आप चाहें तो उसको यूं भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। मैंने ऐसा क्यों किया बेटा, ये वो फोर्स है जो कि इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रही है। तो इस केस के अंदर कौन स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है इसके अंदर बेटा, बेसिकली इस पिक्चर का वेट है जो स्ट्रेन के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे, मतलब स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर। तो हमने उसकी जगह पे लिखा mg, ठीक है, ये m और g। ठीक है, अब बेटा हमें जो रिक्वायर्ड है ना, हमें रिक्वायर्ड ये है वो मैस, ये पिक्चर है ना, पिक्चर फ्रेम, इसका वेट एक्ट कर रहा है, इसके वेट के अंदर ये जो m है ना, ये इस फ्रेम का मैस है। इसकी वैल्यू मेरे बच्चों हमने मालूम करनी है, समझ गए? अच्छा जी, अब यहाँ पर ना हमने जो एरिया को देखा तो एरिया की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर एरिया की वैल्यू मौजूद नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। क्या करना आपने, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एरिया जो है वो, क्योंकि ये इसकी जो सर्कल होती है इस तरह से, कील जो है वो सर्कुलर होता है ना ऐसे, तो सर्कल का जो एरिया होता है ना बेटा पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप इसके अंदर एक और चेंजिंग कर सकते हैं, S इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है बच्चों, अच्छा ये हमने इसको लिख लिया। अब आप हमेशा याद रखो, जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है उसको इक्वल के एक तरफ रखते हैं, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। m की वैल्यू हमें मालूम करनी है, m को हम इधर ही रखते हैं, तो बाकी तमाम चीज़ें ये इधर डिवाइड हो रही है m के साथ, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इधर देखिए बेटा, ये सबसे पहले लिखो ये s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ये पाई, और आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डेल्टा एक्स डिवाइड हो रहा है इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब m के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं g और y, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएंगे बेटा, डिवाइड हो जाएंगे। ये आ गया आपके पास g और ये आ गया आपके पास y, दैट इज इक्वल्स टू m। थोड़ा मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, क्लियर करके ये लीजिए। अब ये मेरे बच्चों आपके पास एक मैथमेटिकल रिलेशन बन के आ गया है, मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। इसके अंदर आपने शेयर मॉडुलस की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पाई की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, डेल्टा एक्स जो एक्सटेंशन हुई है या जो बेंडिंग हुई है वहाँ से नीचे की तरफ वो प्रोड्यूस करनी है, लिखनी है। जी या 9.8 होता है वो पुट करेंगे, और वाई की वैल्यू भी आपको गिवन है वो आपने पुट करनी है। लेकिन एक बात याद रहे, क्वेश्चन में आपको बेटा दिया गया यंग्स मॉडुलस, और यहाँ पे जो एस है वो शेयर मॉडुलस है। ठीक है, तो अगर आप जो है वो यहाँ पे शेयर मॉडुलस की वैल्यू लिखना चाहें तो आपको कहीं पर भी शेयर मॉडुलस की वैल्यू नहीं मिल रही। उसने जो वैल्यू दी है बेटा वो आपको यंग मॉडुलस की वैल्यू दी है, लेकिन हमने यंग मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी, हमें पहले यंग मॉडुलस की हेल्प से शेयर मॉडुलस की वैल्यू को निकालना है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इस शेयर मॉडुलस की वैल्यू डायरेक्टली आप टेबल से देख के भी लिख सकते हैं, जो कि होती है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 10, जहाँ पे पॉइजन रेशियो का टॉपिक दिया गया, साथ ही ये वाली टेबल भी दी गई जहाँ से वैल्यू लेके आपको याद रखनी पड़ेगी, आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको याद करके पुट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसने हमें यंग मॉडुलस की वैल्यू दी है। इसका मतलब है कि यंग मॉडुलस की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए हमने शेयर मॉडुलस की वैल्यू मालूम करनी है, फिर इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों उसके लिए ये मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। तो वो बराबर होता है कि शेयर मॉडुलस इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 into 1 प्लस पॉइजन रेशियो। ये जो वी टाइप का सैम्पल मैंने यूज किया ना, ये बेसिकली पॉइजन रेशियो होती है। ठीक है, और पॉइजन रेशियो बेसिकली क्या है मेरे बच्चों, देखो ये आपके पास एक मटेरियल है ना, ऐसे मटेरियल है, तो आप इसको अगर स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने से क्या होगा कि ये इसका जो एरिया है ना सेंटर से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया ना बेटा, वो फोर्स अप्लाई करने से इसके यहाँ पे विड्थ में भी चेंज आ गया और लेंथ में भी चेंज आ गया। ठीक है, तो जो इस तरफ से इसमें चेंज आया, इसमें उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्या कहते हैं, स्ट्रेन, और जो ये वाले है, ये वाला जो चेंज आया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो वो जो इस तरह वाला चेंज है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उन दोनों की रेशो को पॉइजन रेशो कहा जाता है। समझ गए? उन दोनों की रेशो को हम क्या कहते हैं, पॉइजन रेशो। ठीक है, यानी अगर इस तरफ देखा जाए इस वर्टिकल साइड पे, तो देखें पहले से इसकी जो यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है वो कम हो गई ना, तो चेंज आया यहाँ पर।
ठीक है। ये जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, इसको बोलते हैं जी हम ट्रांसवर्स स्ट्रेन। और जो यहाँ पर देखें इसकी लेंथ से यहाँ पे लेंथ में इजाफा, अगर लेंथ बढ़ गई तो ये जो अलोंग द लेंथ इसमें चेंज है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, यानी चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। और इन दोनों की जो रेशो है ना, ट्रांसवर्स रेशो लॉन्गिट्यूडनल, उसको मेरे बच्चे हम कहते हैं पॉइजन रेशो। ठीक है। अच्छा, और ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, हर मटेरियल की अपनी होती है। अगर हम इस बात करें स्टील की, तो स्टील की वैल्यू भी कोई फिक्स नहीं होती। 0.27 से लेकर 0.3 के दरमियान जो है वो इसकी पॉइजन रेशियो जो है वो आपको मिलती है। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये रिलेशन है आपके पास कि शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 into 1 + v। अब ये आपकी बुक में कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया गया, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है इस बुक के अंदर, लेकिन अब ये है कि आपको पता होना चाहिए इसका। मैं बता देता हूँ आपको, इसलिए मैंने थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है कि बेटा ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि शेयर मॉडुलस से यंग मॉडुलस या यंग मॉडुलस की हेल्प से शेयर मॉडुलस की वैल्यू को आप इससे आप मालूम कर सकते हो। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 और इंटू 1 + पॉइजन रेशो। ठीक है, तो इसलिए बेटा हम इस यंग मॉडुलस की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए, कहाँ पे गया ये वाला, इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए हम पहले क्या करेंगे, जो शेयर मॉडुलस है ना वो मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको यहीं पर रोक लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी इसका फार्मूला कि आपके पास जो शेयर मॉडुलस होता है वो बराबर होता है यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 into 1 + पॉइजन रेशो। तो मेरे बच्चों ऐसे इसी तरह से रहेगा। और यंग मॉडुलस की वैल्यू ऊपर दी हुई है आपको बेटा, उसको हम अगर मैं लिखूं तो 2 × 10⁻11 पास्कल बनती है। ठीक है, मैं इसको अभी यूनिट नहीं लिख रहा। 2 इसी तरह से रहेगा। ठीक है, उसके बाद 1 फिर प्लस इसकी रेशियो जो है वो आप वैसे 0.27 भी ले सकते हैं, 0.3 भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी 0.27। ठीक है, आपने साथ में रेफरेंस दे देना है कि जो पॉइजन रेशियो होती है इन केस ऑफ स्टील वो आपके पास 0.7 से लेकर 0.3 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। इसी वजह से आपका जो आंसर आएगा लास्ट में थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन आ सकती है, कोई फिक्स वैल्यू उसकी नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास ये एक रेंज है वैल्यू की, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, तो आपने इस तरह से इसकी अब वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करनी है। तो जो कैलकुलेटर से बेटा आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी जी 7.84874 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 आएगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, पास्कल में किसकी, शेयर मॉडुलस की। तो देखो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आपने यंग्स मॉडुलस की हेल्प से शेयर मॉडुलस को मालूम कर लिया। और ये बताऊं कि जो आपकी वैल्यू बुक में लिखी है ना वो लिखी हुई है 8 × 10⁻10 पास्कल। ठीक है, अब इस तरह से जो हमने वैल्यू निकाली है वो ये आती है। अब अगर तो आप ये वाली वैल्यू लेके चलना चाहते हो जो कि एग्जैक्ट हमने कैलकुलेट करके लिखी है, तो आपका आंसर जो है वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। और अगर आप ये वाली वैल्यू ले लेते हो तो फिर आपका 5.2 एग्जैक्ट बुक वाला ही आ जाता है। तो इसलिए हम, क्योंकि वरना हमें ये वैल्यू रटा मारनी पड़ेगी, तो हम इसलिए जो है ना वो ये वाली वैल्यू जो है उसी के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो कंसेप्ट वाइज आगे चलता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं, सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, ओके जी। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का था कि शेयर स्ट्रेस नहीं थी, क्या नाम था, शेयर मॉडुलस नहीं था। तो वो शेयर मॉडुलस हमने निकाल लिया यंग मॉडुलस की हेल्प से। अब बेटा हमने जस्ट इसके अंदर वैल्यूज को प्लग इन करना है। तो ये सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे हम। मैं दोबारा इस फॉर्मूले को लिखता हूँ जी, S πr² Δx डिवाइडेड बाय GY इज इक्वल्स टू M। ठीक है बेटा, तो S की वैल्यू सबसे पहले कितनी है जी, S की वैल्यू मैं पुट करता हूँ जी। S की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, मैंने जो खुद कैलकुलेट की मैं वही पुट करूँगा, 7.874 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 और उसके बाद साथ में पाई है, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस की वैल्यू बेटा हमने यहाँ पे निकाल के रखी है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद मेरे बच्चों फिर नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास आती है वो आती है डेल्टा एक्स की। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे लिखी हुई थी, कहीं पे ये वाली लिखी है 1.8, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे लिखेंगे जी मल्टीप्लाई बाय 1.80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये एस की वैल्यू भी पुट हो गई, पाई की वैल्यू भी पुट हो गई, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट होगी। अब मेरे बच्चों क्या करोगे जी, नीचे वाली वैल्यूज भी पुट कर लो ऐसे ही। नीचे वाली वैल्यूज में जी 9.8 होता है
और मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू मेरे बेटा आपको मिलेगी जी, कितनी वाई की वैल्यू थी यहाँ पर गिवन थी, ये वाई की वैल्यू 5 मिलीमीटर था ना, तो वो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ठीक है बेटा, और यहाँ पे उसी तरह से आप m को लिख लीजिए। अब आप कैलकुलेटर से इन तमाम वैल्यूज को मालूम करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो बेटा वो आपके पास आएगा लगभग m = 5.1। ठीक है, और साथ में जो मैथ्स का यूनिट है वो फिर आपके पास आप लिख लीजिएगा किलोग्राम। तो आपके पास जो बुक के आंसर है बेटा वो आपके पास है 5.2 किलोग्राम, और वो तब आपके पास 5 किलोग्राम 5.2 किलोग्राम आता है जब आप इसकी ये वाली वैल्यू पुट करोगे ना, तो फिर आपके पास ये वैल्यू बन के आएगी 5.19 kg, और वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल बन जाएगा 5.2 किलोग्राम के। तो अगर आप एग्जैक्ट बुक वाला आंसर लाना चाहते हो तो फिर बेटा ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। 7.8 को उसने अप्रोक्सीमेटली 8 सपोज किया हुआ है, ठीक है ना, 7.87 को क्या सपोज किया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 8 सपोज किया हुआ है। सो इस तरह से बेटे फिर जो है वो आपकी वैल्यू काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं इसको वैल्यू को लिखना याद नहीं करना चाहते, ये वैल्यू कैलकुलेट करके लिखेंगे तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, यहाँ पर आपको ये फार्मूला और जो पॉइजन रेशियो है, ठीक है, इसकी स्टील के केस के अंदर 0.27 से लेकर 0.3, तो आप वो फिर पुट करनी पड़ेगी आपको। 0.727 पुट कर ले या 0.3 पुट कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। तो बेटा इस तरह से आपको बस ये आंसर आ गया। मैंने बता दिया ये प्रॉपर तरीके से आंसर आया कंसेप्ट वाइज, और अगर आप ये वाली वैल्यू याद करके लिखते हैं तो तब भी ये आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर आप डायरेक्टली ये वैल्यू याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे बस एस की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो, बाकी सारी वैल्यूज पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो 5.19 आएगा, और 5.19 फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख दोगे 5.2 किलोग्राम। न्यूमेरिकल नंबर 7.2, a 5 meter long aluminium wire with Young modulus 7 multiplied by 10⁻10 Pascal of diameter 3 millimeter supports a 40 kilogram of mass। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक 5 मीटर लंबी एल्यूमिनियम की वायर है जिसके लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 पास्कल है, और उसका जो डायमीटर है वो 3 मिलीमीटर है, और उसने 40 किलोग्राम का जो मैस है उसको सपोर्ट किया हुआ। आप यूँ समझें कि उसके साथ ये मैस सस्पेंडेड है। ठीक है, ओके। टू हैव द सेम एलोंगेशन इन कॉपर वायर, कॉपर वायर के अंदर सेम एलोंगेशन हासिल करने के लिए, एलोंगेशन का मतलब है बेटा लेंथ में इजाफा। ठीक है ना, एक्सटेंशन हो जाना, एक्सटेंड हो जाना। जैसे आप उसके साथ लोड अटैच करते हैं ना, वेट अटैच करते हैं, उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, लेंथ में इजाफे को एलोंगेशन कहते हैं। वो कह रहा है टू हैव द सेम एलोंगेशन इन कॉपर वायर, अगर आप उतनी ही एलोंगेशन, उतना ही लेंथ में इजाफा एक कॉपर वायर में भी चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पिछले केस में वायर के साथ एक मैस जो 40 किलोग्राम का वो अटैच किया गया था, उसके अंदर कुछ एक्सटेंशन आ गई थी, लेंथ में इजाफा हो गया था। अब उसके बारे में बात कर रहा है कि अगर आप उतनी ही एलोंगेशन कॉपर वायर में भी चाहते हैं, ठीक है, और कॉपर वायर का यंग मॉडुलस बताया जा रहा है YC = 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 पास्कल ऑफ द सेम लेंथ, और इस कॉपर वायर की लेंथ भी उतनी ही है जितनी की एल्यूमिनियम वायर की थी, यानी 5 मीटर थी ना, इधर भी 5 मीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके। और अंडर द सेम वेट, और जितना आपने उसके साथ वेट अटैच किया, यानी अगर आपने 40 किलोग्राम का मैस अटैच किया हुआ है तो उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके आप वेट हासिल करते हैं ना, तो उतना वेट आपने इस वायर के साथ भी अटैच किया हुआ है। ओके, फाइंड द डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर, आपने आप कॉपर वायर का डायमीटर मालूम करना है। मैं अब आपको दोबारा से पहले क्वेश्चन समझाता हूँ बेटा, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ आएगा उसके बाद फिर हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। 2 वायर हैं, एक तरफ कॉपर, एक तरफ एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, और दोनों की लेंथ भी सेम है। एक चीज, दोनों की लेंथ सेम है, पहला पॉइंट अच्छे से माइंड में रखो। ओके, दोनों तरफ जो अप्लाई किया गया लोड है, यानी वो जो आपने मैस साथ में अटैच किया था ना, हैंग किया था, वो भी सेम है। 2 चीजें सेम होगी, और दोनों में जो एलोंगेशन है, यानी इसमें जितना लेंथ में इंक्रीज आता है उतना इस केस में भी लेंथ में इंक्रीज आएगा। ये 3 चीजें बेटा उसने आपको बताई हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि लेंथ ऑफ जो एल्यूमिनियम वायर है वो आपके पास इक्वल है लेंथ ऑफ कॉपर वायर के, दोनों को एक ही नाम दे दीजिए बेटा, बेशक कैपिटल L से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है बेटा वो क्या था कि दोनों तरफ जो लोड है, लोड दरअसल आपके वो फोर्स होती है जो कि वेट, उसके साथ हम मैस बांधते हैं ना उसके साथ वायर के साथ, तो नीचे की तरफ उसका वेट एक्ट करता है, वो एक फोर्स ही होती है दरअसल। सो आप यूँ क्या फोर्स भी कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अलोंग द एल्यूमिनियम वायर,
वो इक्वल होगी जी फोर्स अलोंग द कॉपर वायर, ए की नाम दे दिया बेटा उसको एफ का। ठीक है, तीसरी चीज जो बेटा यहाँ पर इक्वल है वो क्या चीज है, वो मेरे बच्चे आपके पास ये है कि एक्सटेंशन यानी डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ इन केस ऑफ एल्यूमिनियम इज सेम एज इन कॉपर। ये तीन चीजें मेरे बेटा उसने सेम बताई हैं आपको। ठीक है, ओके जी। अब यहीं से हम इस क्वेश्चन को जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है बेटा, ये आपके पास एलोंगेशन इन एल्यूमिनियम है, ये एलोंगेशन इन कॉपर है, और ये दोनों मेरे बेटा आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां से हम कर लेते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अब कैसे हम क्वेश्चन की तरफ जाएं, हमारे माइंड में क्या आएगा, हमें जो वैल्यूज दी गई हैं, देखो यंग मॉडुलस की वैल्यू दी गई है इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, इन केस ऑफ कॉपर दी गई है ना, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप यंग मॉडुलस के फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप ऐसा कर लें बेटा कि यहाँ लिखिए यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इनटू एल बाय डेल्टा एल। ये आ गया बेटा आपके पास जो यंग्स मॉडुलस है इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब फोर्स तो मैंने बताया दोनों तरफ सेम हो गए ना, एफ ही नाम रखेंगे, लेंथ भी दोनों केसेस में इक्वल है तो एल ही नाम रखेंगे, मगर एरिया इनका फर्क हो सकता है, तो इसके साथ हम छोटा सा ए लिख देते हैं, इसके साथ भी छोटा सा हम ए लिख देते हैं। इसी तरह से बिल्कुल बेटे बच्चे आपने जो वाई सी है उसके लिए भी फॉर्मूला बता देना है, फोर्स उसकी भी सेम, क्योंकि दोनों सेम लोड के साथ हमने दोनों के साथ सेम लोड अटैच किया, और जो लेंथ थी वो भी दोनों की सेम थी, और जो एरिया था ना वो फ़र्क हो सकता है। ठीक है, इसको ए सी कह देते हैं, और ये जो एक्सटेंशन है उसको भी है तो वैसे इक्वल, लेकिन नाम अलग अलग दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे मैंने अलग अलग नाम दिए तो इधर भी दे देते हैं। तो इसका नाम डेल्टा एल सी आ गया। ठीक है, हमने ना यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है, डेल्टा एल सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ सॉल्व होगा बेटा। हम ऐसा करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, वो उसकी जगह पे आ जाएगा, डेल्टा एल ए यानी एलोंगेशन इन द एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई ए, ये वाई उसकी जगह पे आ गया। बिल्कुल इसी तरह से बेटा ऐसा इधर भी करोगे कि डेल्टा एल सी यानी कॉपर में जो एलोंगेशन है वो आपके पास बराबर है फोर्स इनटू लेंथ, और ए सी वैसे ही रहेगा बेटा, ये वाई सी जाके नीचे हो जाएगा डिवाइड। ये दोनों की वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, सो आपके पास ये रिजल्ट बन के आएगा कुछ इस तरह से। मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो बनेगा एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई ए, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एफ एल डिवाइडेड बाई ए सी इंटू वाई सी। अब देखो फोर्स दोनों तरफ लोड बराबर अटैच किया था, और दोनों तरफ की लेंथ भी बराबर थी, यानी कि एल्यूमिनियम वायर की और कॉपर वायर की लेंथ बराबर थी, लिहाजा ये वाली पूरी टर्म इस वाली पूरी टर्म से कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास नीचे ऊपर आएगा 1 ऐसे, इधर भी आएगा 1 ऐसे। अब नीचे मेरे बच्चे आपने इसकी वैल्यूज लिखनी है, एक y है और एक ए है। अब ए जो है वो हमारे पास एरिया तो गिवन नहीं है। ठीक है, सो डायमीटर हमने मालूम करने हैं, तो हमने फिर इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, एक वायर का जो एरिया होता है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सर्कल देता है, तो वो पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। अगर नहीं है ना तो आर बराबर होता है डायमीटर के हाफ के, सो डी ए यानी डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय 2, ये आपका बेटा रेडियस ही बनता है। ठीक है ना, ये जो आर होता है ना, आर वो बराबर होता है डी बाय 2 के, ये बात याद रखिएगा। सो इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर की वजह से बजाय हमने क्या कर दिया, पाई डी ए बाय 2 का स्क्वायर कर दिया, बिकॉज दिस इज इक्वल टू आर। साथ में क्या है, पाई आर के साथ में यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम। इसी तरह से बेटा यहाँ पर आप पाई वैसे लिखेंगे, और यहाँ पे डायमीटर ऑफ कॉपर वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसका स्क्वायर, और साथ में यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर। अब बेटा ये पाई जो है वो इस पाई से कट जाएगा, ये जो नीचे 2 का स्क्वायर है इसके नीचे भी 2 का स्क्वायर है, ये भी दोनों तरफ हैं तो ये भी कट जाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन कुछ सिंप्लीफाई होकर ना यूँ आएगी। मैं इसको डॉटेड लाइन लगाता हूँ ताकि हमारे पास पार्टीशन बन जाए। बेटा यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय पाई से कट गया, 2 से कट जाएगा, डी ए का स्क्वायर, डी ए यानी डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम का स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम। इसी तरह यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, आपके पास 1 ऊपर है, और ये मेरे बच्चे आपके पास आएगा जी
डी सी का स्केयर यानी डायमीटर ऑफ कॉपर का स्केयर, और साथ में वाई सी यानी यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर। अच्छा, अब देखो आपके पास ये चार चीजें आ गई बेटा, एक डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम, डायमीटर ऑफ कॉपर, यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। अब देखो ये इसकी वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पर दी हुई है, देखिए इसकी वैल्यू भी गिवन है, ये देखिए यहाँ पे गिवन है। अच्छा, उसके बाद डी ए की वैल्यू ये गिवन है, ये भी गिवन है, तो डी सी की वैल्यू मालूम करनी है। यानी आप क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सीधा हो गया है। तीन वैल्यू, चार टोटल वैल्यूज है यहाँ पे, तीन आपको गिवन है, एक आपने मालूम करनी, बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसको इक्वल के एक तरफ कर लेते हैं, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ। अब वाई सी रहेगा इधर ही, ये डी सी का स्केयर है बेटा, इधर ले आओ, डी सी का स्केयर इधर ले आया मैं, ठीक है। अब ये दोनों इधर डिवाइड हो रहे हैं, इसको उधर फेंको जाके, सो आ गया डी ए का स्क्वायर इंटू वाई ए यानी यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम, और इधर ये तो चला गया था उस तरफ, नीचे क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ वाई सी रह गया। हमें बेटा डी सी चाहिए, ना कि उसका स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये आएगा डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ डी ए स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस ऑफ ए डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ सी, यानी नीचे तक यूं आएगा ये, ठीक है। ओके, अब ये सी का जो डी सी का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर आएगा डी सी, एंड डी सी यहाँ पे जो इसका स्क्वायर है वो भी जहरी सी बात इससे कट जाएगा, तो डी ए बचेगा, और इस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा बेटा आपके पास यंग मॉडुलस ऑफ ए डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ सी। अब आपका काम बिल्कुल आसान हो गया बेटा, यहाँ पे आपने प्लग इन करनी है वैल्यूज, और डी ए की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है जी, डायमीटर ऑफ द एल्यूमिनियम दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10, और डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, उसकी वैल्यू है जी 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10, 10⁻10 से वैसे ही कट गई है, ठीक है। अब ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7/12, स्क्वायर रूट ऑफ 7/12 को ना मेरे बेटा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ क्या है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−3, तो जो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, वो मिल जाएगा बेटा डायरेक्टली, क्या मिलेगा जी 2.3, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−3 मीटर्स में। आप 10⁻−3 जो है ना बेटा आपके बस मिली के बराबर होता है, सो आप यहाँ पे लिख देंगे 2.3, ठीक है, और साथ में बल्कि इसकी जगह डायरेक्ट कर देते हैं मिली मीटर्स, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 7.3, a 4 kg mass is hanging with the help of 1.5 meter long steel wire with young modulus 20 multiplied by 10⁻10 पास्कल। बेटा आपके पास एक 4 किलोग्राम का मैस है, ठीक है, आपने उसे 1.5 मीटर लॉन्ग स्टील की बनी हुई वायर के साथ हैंग किया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये 4 kg का मैस है और ये स्टील की वायर है, 1.5 मीटर इसकी लेंथ है, उसके साथ आपने इसे हैंग कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे यंग मॉडुलस की वैल्यू भी आपको बता दी गई है। Another mass of 6 kilogram is hanging to the 4 kilogram mass with the help of 1 meter long brass wire। अब एक और मैस ले लिया गया 6 किलोग्राम का, ठीक है, उसको ना इस 4 किलोग्राम मैस के साथ हैंग किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ वायर, और वो वायर बनी हुई है बेटा ब्रास की, और उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तो इस लेंथ को हमने LB से डिनोट किया, उसकी वैल्यू 1 मीटर है, ठीक है। ये ब्रास की बनी हुई है इसीलिए इसको हमने LB से शो किया, ये स्टील की थी तो उसकी लेंथ को हमने LS से शो किया, ठीक है बेटा। और साथ में ये हमारा 6 kg का मैस है जो कि इस 4 kg के साथ हमने अटैच किया हुआ है, ठीक है बेटा। ओके, बोथ वायर्स हैव द सेम डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर। अब इनके अंदर जो डायमीटर है बिल्कुल सेम है, जितना इस वायर का है उतना ही इस वायर का है, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट टोटल एलोंगेशन इन द सिस्टम ऑफ द वायर, आल्सो कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी। अब बेटा इस टोटल सिस्टम ऑफ वायर यानी कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जितनी एक्सटेंशन आई है ना, वो एक्सटेंशन आपने मालूम करनी है। आप जानते हैं कि जब आप एक वायर के साथ लोड वगैरह अटैच करते हैं तो उसकी वजह से उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों की जो लेंथ में टोटल इजाफा हुआ ना वो आपने बेटा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है जी सारा डाटा। सबसे पहले मैस M1 M2, यहाँ पर एक मैस 4 kg है, एक मैस आपके पास बेटा 6 kg है।
M1 4 kg, M2 6 kg बता दिया आपने। और लेंथ ऑफ द वायर जो है वो एक आपके पास स्टील की है और एक ब्रास की है। स्टील वाली 1.5 मीटर है और ब्रास वाली बेटा 1 मीटर है। उसके बाद यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील और यंग मॉडुलस ऑफ द ब्रास दोनों बता दिए गए हैं, यहाँ पर मैंने नोट कर लिया। फिर डायमीटर बताया गया, डायमीटर से हमने उसका जो है वो निकाल लिया पहले रेडियस, ठीक है, और रेडियस सेंटीमीटर में था तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है बेटा। दो चीज़ें मालूम करनी है यहाँ पर बेटा आपने, एक तो आपने टोटल उसमें एलोंगेशन यानी टोटल उसकी लेंथ में कितना इजाफा होता है वो मालूम करना है, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल बी, यानी कि इसके अंदर एलोंगेशन प्लस इसके अंदर एलोंगेशन। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमने इकट्ठी क्यों नहीं इनकी लेंथ में इजाफा को मालूम किया, जमा करके दोनों लेंथ को एक बना लेते। उसकी बेटा रीज़न ये है कि ये और मटेरियल है, ये और मटेरियल है, ये स्टील है, ये ब्रास है, दोनों अलग अलग तरीक़ों से अपनी लेंथ में इजाफा करती हैं। इसलिए बेटा इसको अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग वे में कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों के जो आंसर आएंगे दोनों को जमा करके एक बना लेंगे, ठीक है। अलग अलग मटेरियल होने की वजह से इनमें एलोंगेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होगी, इसलिए बेटा हमने अलग अलग कैलकुलेट करके टोटल कर लेनी है। इसी तरह से जो स्ट्रेन एनर्जी है बेटा वो भी अब इन दोनों में अलग अलग कैलकुलेट करके फिर आखिर में आप उनको टोटल कर लेंगे। ये हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है बेटा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बेटा हम आ जाते हैं जी इसके इस ऊपर वाले रीजन के अंदर, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, और चेक कर लेते हैं कि इस रीजन के अंदर कितनी एक्सटेंशन आ रही है। अब यहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे बेटा, जो चीज़ें आपको गिवन होंगी उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आप करेंगे। तो देखिए एक तो आपके पास बेटा यंग मॉडुलस आपको गिवन है, तो आपको फ़ौरन से माइंड में आ जाएगा भाई यंग मॉडुलस का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा सबसे पहले चेक करना है कि इस लेंथ में एलोंगेशन कितनी है, यानी इसमें इजाफा कितना हुआ जब लोड को अटैच किया गया। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, इसके अंदर जो खिंचाव आएगा ना, खिंचाव आएगा, उस खिंचाव की वजह से इसके अंदर एक्सटेंशन आती है ना, उसकी लेंथ में इजाफा होता है। तो वो खिंचाव सिर्फ ये एक मैच नहीं कर रहा, साथ में ये भी, ये दोनों मिलके इसके ऊपर जो है वो लोड डाल रहे हैं। इसलिए जब आप इस ऊपर वाले हिस्से के अंदर ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उसमें कितना लेंथ में इजाफा हुआ, वहाँ पर जो आपने लोड अप्लाई किया ना, वो लोड सिर्फ ये नहीं कंसीडर करना, ये वाला भी है और ये वाला भी, ये दोनों मिलके इसके ऊपर जो है वो लोड अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए मेरे बेटे यहाँ पर सबसे पहले आपने ये जो फोर्स है ना, फोर्स इन द स्टील वायर वो मालूम करनी है। तो वो बेसिकली इन दोनों के वेट के बराबर है। सो वेट में क्या आएगा आपके पास जी, mg होता है ना वेट, तो इसमें आ गया m1 प्लस m2 और साथ में आगे बेटा g, ठीक है। सो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास m1 प्लस m2 बनेगी, एक है आपके पास 4, ठीक है, दूसरा है आपके पास 6 और साथ में g की वैल्यू होती है 9.8। तो बेटा 4 और 6 10 होते हैं, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 98 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो कि इस वायर के ऊपर अप्लाई हो रही है, ये जो 1.5 मीटर की वायर है। ओके जी, अब हम जो है वो उसके अंदर एलोंगेशन मालूम करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बेटा यंग मॉडुलस का। यंग मॉडुलस जो है वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जी, हम स्टील के लिए। फोर्स अपॉन एरिया और मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, ये बेटा आपके पास यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है। ओके, अब यहाँ पर जो एफ है ना फोर्स, वो बेसिकली बेटा जो इसके ऊपर अप्लाई की गई है इसको एलोंगेट करने के लिए, इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए, तो वो इसका वेट है दरअसल ये। तो आपने परेशानी होना कि ये एफ जो है वो कहाँ से आएगा, ये असल में ये वेट, ये जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया एफ एस, ठीक है बेटे। ओके, और जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ असल में वो लेंथ है इस स्टील वायर की, ठीक है। और ये जो एरिया है ना बेटा, ये एरिया होगा आपके पास इस जो स्टील वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। और डेल्टा एल जो है वो एक्सटेंशन है, इसके साथ छोटा सा हम बेशक आप एस लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी है उसको इक्वल के एक तरफ करते हैं, ये इधर चला जाएगा, वाई उसकी जगह पे आ जाएगा। तो बेटा हम यूँ कर लेंगे ऐसे कि डेल्टा एल एस यानी एक्सटेंशन इन द वायर, कौन सी वाली थी जी, पहली स्टील वायर, ठीक है। सो वाई उसके नीचे आ जाएगा। अब ये एफ या बेशक आप एफ एस लिख दें और साथ में ये आ गया एल एस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये एरिया, ठीक है, बेशक आप ए एस लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आपके पास आएगा वाई और साथ में एस, ठीक है बेटा। अब ये रेडी होगी चीज़, इसके अंदर आपको क्या फोर्स पुट करनी है, कर लेंगे, आपने ये मालूम करके रखी हुई है एफ एस की वैल्यू, लेंथ आपको वो दी हुई है 1.5 मीटर, यंग मॉडुलस की वैल्यू भी दी हुई है, बट एरिया नहीं गिवन ना, तो उसका हल अभी हम निकाल लेते हैं। उसका हल ये मेरे बेटे कि आप इसको यूँ ही लिखें, डेल्टा एल एस, फोर्स एफ एस यूँ ही रहेगी, एल एस यूँ ही रहेगा,
और इसी जगह आप लिखेंगे पाई आर स्केयर, पाई आर स्केयर। तो पाई आर स्केयर, आर की वैल्यू बेटा वो आपके पास दोनों के लिए सेम है, तो आप आर ही लिख देंगे, पाई आर स्केयर इंटू वाई एस। ये आपका फॉर्मूला हो गया पूरा। अब बेटा जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज को प्लग इन करना है। सो यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की जगह ये वाली वैल्यू फोर्स की लिखेंगे बेटा 98 न्यूटन। ठीक है, अभी यूनिट वगैरह ना लिखे, सिर्फ खाली वैल्यूज लिखे, वरना फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 98 आ गया। फिर जो आपके पास ये इसकी लेंथ है इसकी वायर की, वो बेटा 1.5 मीटर है, तो 1.5 लिख लें आप इसको। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए पाई की वैल्यू 3.14 है, और उसके बाद फिर आर की वैल्यू हमने निकाल के रखी है बेटा 0.00125 आर का स्केयर आएगा, तो यहाँ पे स्केयर लगा दीजिए। उसके बाद बेटा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, सो यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है जी, स्टील के लिए वो 20 है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। ठीक है बेटा, ये वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए बेटा इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, और आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा ना बेटा वो मिलेगा जी 1.498 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। इसको आप बोल देंगे अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपके पास, अप्रोक्सीमेटली जो बेटा आपके पास आ जाएगा वो आएगा जी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। ठीक है, और ये क्या है, एलोंगेशन है, यानी लेंथ में इजाफा है। तो लेंथ है ना, अगर हमने बाकी तमाम चीज़ें ऐसे यूनिट के साथ लेके गए, ये भी या फिर हमारे पास ऐसा यूनिट ही आएगा, यानी एलोंगेशन जो है वो मीटर्स में आएगी, ये आ गई। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इधर ही जो है ना इसकी स्ट्रेन एनर्जी भी मालूम करनी है। तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास बेटा, हम आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सिखा के लाए हैं। दोनों कॉन्सेप्ट का लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। एक स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दूसरा जो है वो ये जो आपके पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हुए हैं, ठीक है, बड़ी डिटेल के साथ और बेहतरीन तरीके से। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मैं आप उसको इस्तेमाल करूँगा कॉन्सेप्ट को बेटा। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए या स्ट्रेन एनर्जी कह लीजिए, उसको हम डेल्टा यू से शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब स्टील की बात आएगी तो इसको इससे साथ छोटा सा एस लिख देंगे, ठीक है। सो 1/2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सो फोर्स यहाँ पे आपके पास इस केस के अंदर मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, एफ एस इंटू डेल्टा एल एस, यानी फोर्स इंटू एक्सटेंशन। अब मेरे बच्चे 1/2 एज इट इज रहेगा। फोर्स इस केस के अंदर, पर्टिकुलर केस के अंदर बेटा आपके पास थी 98 न्यूटन। अब मैं न्यूटन का यूनिट अभी मिटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ फिर बेटा एक्सटेंशन, ये अभी अभी हमने एक्सटेंशन कैलकुलेट की है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना मेरे बेटे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा जी 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ठीक है। ये आ गया आपको बेटा एनर्जी, ठीक है, जाउल्स में 7 यूनिट जाउल लिख दीजिए, ठीक है। अब आपने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली इस वायर के अंदर, एक आपने कैलकुलेट कर ली बेटा उसके अंदर जो एक्सटेंशन थी, और दूसरी चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली उसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी थी, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ ताकि हम इसकी सेपरेशन कर सकें आसानी से। ओके जी, चलिए, अब यही काम ना बेटा आपने इसके दूसरे पोर्शन के लिए भी करना है यहाँ पे। अब बड़ी एहतियात से ज़रा बात को सुनना है पहले आपने। मैंने आपको बताया कि ये वाली जो वायर है ना, ये वाली वायर, इसके साथ ये मैच अटैच है और इस मैच के साथ ये मैच अटैच है, तो इसका और इसका दोनों का इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, ये दोनों मिलके इसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब इसका लोड निकालेंगे ना हम, जो उस पर फोर्स लग रही है, जैसे हम एफ पुट करते हैं, एफ लोड ही है, तो वो इन दोनों का सम है। लेकिन जब हम इस वायर के अंदर बेटा हम कैलकुलेट करेंगे ना कि कितनी इसमें एक्सटेंशन आई है, उसमें जो ये वाला है ना, ये वाला लोड, वो ऐसे ही एक्ट करेगा जैसे यहाँ पर सपोर्ट एक्ट कर रही थी ना, जिसने एक रस्सी को पकड़ के रखा हुआ था। इस केस के अंदर ना सिर्फ ये एक एज अ सपोर्ट ही एक्ट करेगा, इससे ज़्यादा इसका कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। और अगर आप फिर भी आपको समझ नहीं आती तो मैं आपको ये कहूँगा, फर्ज कर लो कि ये लोड अभी हमने अटैच नहीं किया। अगर अटैच नहीं किया तो इस लोड के होते हुए भी रस्सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होगी, ऐसे यहाँ से इसके साथ हमने उसको बांधी हुई है, और रस्सी या ये जो भी वायर है उसको हमने ऐसे रखा हुआ साथ में, तो वो टेढ़ी मेढ़ी सी होगी, कोई उसके अंदर खिंचाव, कोई टेंशन नहीं है। हालांकि ऊपर से तो ये जुड़ी हुई है इस वेट के साथ, इसका मतलब कि इसका इसके ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। तो जैसे ही हम इसके साथ मैश को अटैच करेंगे ना, ऐसे मैश को अटैच करेंगे तो फौरन से ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी, है ना। इसका मतलब है कि नीचे वाला मैच अटैच किया तो फिर इसमें जो है वो एक टेंशन आई है, उससे पहले नहीं थी। तो यहाँ से आपको वेरिफिकेशन मिलती है कि बेटा नीचे वाले केस के अंदर जब वायर है
तो इसके पर्टिकुलर केस के अंदर सिर्फ इसका जो है वो इम्पैक्ट है इसके अंदर खिंचाव लाने में या इसके ऊपर इसको खींचने में, इसका कोई अमल दखल नहीं है। ये सिर्फ ऐसे एक्ट करेगा जैसे ऊपर वाले केस के अंदर सपोर्ट एक्ट कर रही थी, तो ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। इसलिए मेरे बेटे जो यहाँ पर फोर्स है ना आपके पास, जिसको हम कह रहे हैं जी एफ बी, ब्रास वाली जो वायर है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी, जो कि उसको डीफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी, उसकी लेंथ में इजाफा करने की कोशिश कर रही थी बेटा, वो आपके पास कैसी आएगी, वो आएगी ऐसे m2 और मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, ये मैथ m2 और इंटू जी। m2 कितना बेटा आपके पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये आपके पास जो आंसर आता है ना बेटा 58.8 आता है, 58.8 न्यूटन की फोर्स आती है। ठीक है मेरे बेटा, ओके जी। अब हमने जैसा काम यहाँ पर किया था उसी तरह यहाँ पर भी हमने इसके अंदर भी एलोंगेशन निकालनी है। तो अब मैं ये सारे स्टेप नहीं करूँगा, मैं ये करता हूँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ ये वाला स्टेप, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। आपने ये सारे ये भी स्टेप करना है, ये भी स्टेप करना है, भी, और क्या है सिर्फ नाम चेंज करने हैं। ठीक है, यहाँ पे बी लगा देंगे और कुछ भी नहीं करना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डालूँ बेटा, डेल्टा एल बी इज इक्वल्स टू फोर्स बी लेंथ बी डिवाइडेड बाय पाई आर स्केयर। आर तो दोनों के लिए सेम था ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वैल्यू पुट करो, और यंग मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है ना, सेम टू सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आपने ये तीनों स्टेप करके यहाँ पे आना है। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं किया ताकि ये रिपीट हो रहे हैं तो टाइम सेव करें आपका। ओके जी मेरे बेटा, अब आपने यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर। अब वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की थी एफ की, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये निकली हुई है, आप पुट कर लीजिए बेटा। 58.8 आ गई। ठीक है, उसके बाद लेंथ कितनी है जी इस वायर की, 1 मीटर है, तो साथ में 1 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू बेटा होती है 3.14, और मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है 0.00125, और उसका स्केयर आ गया। उसके बाद फिर यंग मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है वो दी है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। तो सिंपली आप लिख सकते हैं 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वही रहता है, तो 10 की पावर 10 भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। वगरना नहीं, अगर लिखना तो समझेंगे, ऐसे नहीं करना तो आपकी मर्जी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है मेरे बेटा, उसके बाद फिर आपने इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है कैलकुलेटर से। तो बेटा कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 1.198 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है बेटा, तो ये वाली जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको फिर आप जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखेंगे जी। ये हमारे पास 1.2 है मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। सो क्योंकि ये हमारे पास जो डेल्टा एल बी है ये एक्सटेंशन है, यानी लेंथ में इजाफा है, तो ये भी लेंथ ही होती है एक तरह की, तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर्स में होगा। दूसरा फिर आपने इस हिस्से के अंदर जो है वो स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेन एनर्जी को हम शो करेंगे डेल्टा यू के साथ। अब पहले डेल्टा यू एस कहा था उसमें स्टील में, अब ब्रास के अंदर डेल्टा यू बी कर देंगे। सो 1/2 और फोर्स, और ये भी याद रखना, जैसे ये एफ एस थी और ये डेल्टा एल एस था, इस तरह से ये एफ बी आएगी, और ये आपके पास बेटा डेल्टा एल बी आएगा, यानी फोर्स इंटू एक्सटेंशन। ओके, तो उसके बाद फिर बेटा क्या करेंगे आप, 1/2 एज इट इज रहेगा। ये फोर्स कितनी थी इस केस के अंदर, 58.8 ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास डेल्टा एल बी यानी जो एक्सटेंशन आई है बेटा, अभी अभी हमने कैलकुलेट की वो थी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा जी 0.03528। अगर आप उसको पावर में लिखना चाहें तो आप यूँ लिखेंगे जी 35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है बेटा। और ये भी आपके पास जो है वो जॉल्स में होगी, सही है। अब देखिए जी, दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं यहाँ पर भी। एक हमने उसकी बेटा कैलकुलेट कर ली है ये जिसको हम कह रहे हैं जी एक्सटेंशन, और दूसरी बेटा हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है उसकी स्ट्रेन एनर्जी। यहाँ पर भी देखिए बेटा, ये थी हमारे पास एक्सटेंशन, और ये चीज़ जो आई थी हमारे पास ये थी स्ट्रेन एनर्जी। अब आपको बेटा सिस्टम की टोटल स्ट्रेन एनर्जी और सिस्टम की टोटल जो है वो उसमें जो एक्सटेंशन आती है ना वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ। तो ये मैंने लिखा हुआ बेटा, ये देखिए डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल एस, डेल्टा एल एस लिखना था, चलो लिख देता हूँ, डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल बी। तो बेटा इनकी वैल्यूज पुट करनी है आपने। डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल एस की, यानी कि स्टील वाली वायर में जो एक्सटेंशन आई थी वो कितनी थी, 1.5 10⁻⁴। तो लिखेंगे
1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस का 4 प्लस डेल्टा एल बी, यानी कि जो सेकेंड वायर थी ब्रास उसमें कितनी एक्सटेंशन आई थी, दैट इज 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3। सो ये आ गया 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस का 3। ठीक है, तो आप इन दोनों को आप जब ऐड कर लेंगे तो बेटा ऐड करके जो है वो आपको आंसर मिलेगा 1.35 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस का 3, दैट इज डेल्टा एल। तो ये भी एक्सटेंशन है, एक लेंथ ही होती है, मीटर्स में इसका आंसर आएगा। ये बेटा आपने साथ में यूनिट लाजमी आखिर में लिखना होता है। ठीक है, सो ये आपका एक आंसर आ गया। अब आपकी बुक के साथ बेटा ये आंसर मैच नहीं करता क्योंकि बुक वाला आंसर जो है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर जो हम इसके आएंगे सेकंड पार्ट के ऊपर जो कि हमें रिक्वायर्ड था, दैट इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पर बेटा देखो एक स्ट्रेन एनर्जी हमने कैलकुलेट की है ये वाली, दूसरी स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट की है हमने ये वाली, इन दोनों एनर्जी को भी हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी डेल्टा यू, यानी उसकी जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है दैट इज अ सम ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन द स्टील प्लस स्ट्रेन एनर्जी इन द ब्रास। अब बेटा इन दोनों की वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। जो स्ट्रेन एनर्जी इन द स्टील है वो आपके पास आ जाती है 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस का 3 एंड प्लस जो दूसरी वाली है बेटा आपके पास वो कितनी आ जाती है जी, डेल्टा यू बी, उसकी वैल्यू ये आई हुई है हमारे पास। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को आपने जब ऐड करना है तो ऐड करने के बाद मेरे बच्चों आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बेटा जी 42.63 मिली जूल में। अब जो कैलकुलेटर ने आपको आंसर दिया ना, मैं आपको वो बताता हूँ पहले, ये आपका एक आंसर तो फाइनली हो गया। कैलकुलेटर में जो आपको आंसर मिलेगा ना वो ये मिलेगा 0.04263। ठीक है, और आपने इस पॉइंट को यहाँ से एक स्टेप और ये ऐसे 2 स्टेप और ये 3 स्टेप शिफ्ट कर देना है, तो 42.6 बन जाएगा। ये देखें ना, ये 42.63 और मल्टीप्लाई बाय बेटा 10 रेज़ टू पावर 3 स्टेप मूव किया तो माइनस का 3 आ जाएगा। सो साथ में इसकी जो यूनिट है वो जॉल होती है। सो ये 42 इसी तरह से आया और पॉइंट भी इसी तरह से, 63 भी इसी तरह से, और 10 पावर 3 को हम मिली कहते हैं। सो मिली जॉल जो है इस तरह से बन गया। तो ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है और उसके बाद फिर आपको मैंने इसकी वैल्यू बता दी है। तो एक हमारा ये आंसर आता है बेटा और एक हमारा ये आंसर आता है, और दोनों बुक के साथ मैच नहीं करते। आपने परेशान नहीं होना बेटा, ये बुक वाले जो आंसर्स हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं बेटा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे पॉइंट के बाद या एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो उससे परेशान नहीं होना। आपका मेथड बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और आंसर जो है ना उसके करीब करीब आ जाए। अगर थोड़ा बहुत फर्क भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7.4, अ रॉड ऑफ 90 मिलीमीटर स्क्वायर हैज लेंथ ऑफ 3 मीटर। एक रॉड है जिसकी लेंथ है जी 3 मीटर और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा वो है 90 मिलीमीटर स्क्वायर। अ स्ट्रेस ऑफ 300 मेगापास्कल इज अप्लाइड टू स्ट्रेच द रॉड। उस रॉड को स्ट्रेच करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाती है जी कितनी, 300 मेगापास्कल। ओके, देन फाइंड द स्ट्रेन एनर्जी। आपने स्ट्रेन एनर्जी जो है वो मालूम करनी है इफ यंग मॉडुलस ऑफ द रॉड इज 200 गीगापास्कल। अगर उसका यंग मॉडुलस बेटा आपके पास जो है वो 200 गीगापास्कल हो तो सबसे पहले डाटा नोट कर लीजिए बेटा। एरिया उसने बताया 90 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इसको पहले मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। मिली जो है वो एक प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर का स्क्वायर है तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर बन जाता है 10 रेज़ टू पावर माइनस का 6। ठीक है बेटा, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 लिख देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना क्योंकि मिलीमीटर का स्क्वायर है, इसलिए 10 पावर माइनस 3 का भी स्क्वायर रहेगा जो कि 10 पावर माइनस 6 है। अब ये साथ में 90 है, इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ना बेटा तो ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मीटर का स्क्वायर। उसके बाद बेटा लेंथ जो है वो आपके पास 3 मीटर है और स्ट्रेस जो आपको बताई गई है वो 300 मेगापास्कल है। मेगा एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर 6। अब इसको भी अगर आप प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये जो 300 है ये बनता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 6 है तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। 10 की पावर 2 यहां से निकलेगी और 6 ये 8 बन गया पास्कल में। ठीक है बेटा, उसके बाद यंग मॉडुलस की वैल्यू आपको देगी बेटा 200 गीगा पास्कल। गीगा भी हमारे पास एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर 9 और ये 200 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 यहां से आएगी और 10 की पावर 9 ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 पास्कल। तो बेटा ये आपने डाटा जो है रेडी करके रख लिया। अब आपने बेटा जी यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करना है वो फार्मूला क्या है जी, वो फार्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का। तो यहाँ लिखेंगे
स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 और फिर आएगा आपके पास स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस इनटू वॉल्यूम यानी कि एरिया इनटू लेंथ, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अब बेटा प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेन एनर्जी का जो टॉपिक है आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो बच्चों को अक्सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। तो हमारा काम है बेटा आपका कंसेप्ट क्लियर करना, आपको एक एक चीज की लॉजिक देना, रीजन देना कि ये जो है वो बेसिकली कहाँ से आया है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पढ़ा ना बेटा, ये उसी को ना आगे फर्दर एक्सटेंड करके यानी उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके स्ट्रेन एनर्जी लाई गई है। बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको इधर ही कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। वैसे मैंने स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर अलग से एक लेक्चर जो है वो बनाया हुआ। बेटा देखो, ये फर्स्ट कर लो जी, आपके पास एक रॉड है, ठीक है, और आपने क्या किया, इसके ऊपर एक स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, उसको यहां से लेकर ना यहां तक ऐसे एक्सटेंड कर दिया। जब आप उसको यहां से लेकर यहां तक एक्सटेंड करेंगे तो इसके जो पार्टिकल यहां पर थे ना, अब वो यहां पर आ गए। ये पार्टिकल जो बेटा वापस अपनी इस मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश में कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आप इसको यहां से मूव करके इधर लेकर जाते हो ना, ठीक है, सो आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो और उसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराते हो, तो बेटा आप यहां पे कर रहे हो वर्क। तो ये वर्क जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को हम स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी में आपने स्ट्रेन प्रोड्यूस किया यानी उसकी शेप को चेंज किया या उसकी लेंथ को चेंज किया या उसके वॉल्यूम को चेंज किया, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई है, सही है। तो अब जब आप इसको छोड़ेंगे, जैसे इलास्टिक होता है, आपने ऐसे खींचा छोड़ेंगे तो वापस जाता है, इसी तरह ये भी वापस जाएगा। इलास्टिक के अंदर भी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ठीक है, यहाँ पर भी इसके अंदर एक जो है वो फोर्स आ जाती है, ठीक है बेटा। तो आपने बेसिकली क्या किया, बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस किया है, स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए आपको वर्क करना पड़ा और आपका किया गया वर्क उसके अंदर इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो गया, उसी एनर्जी को बेटा हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया कि स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए जैसे जैसे आप यहाँ पे इनिशियल से स्टार्ट करते हैं तो इसके ऊपर फोर्स 0 थी, आहिस्ता आहिस्ता फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें एक्सटेंशन भी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो आपने बढ़ाते बढ़ाते फोर्स आखिर में अप्लाई कर दी 0 से स्टार्ट कर F तक, ठीक है। तो अब आपकी फोर्स एक जैसी नहीं है, 0 से स्टार्ट की थी, बढ़ते 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 F तक आ गई है। तो वर्क के फॉर्मूले के अंदर आप जो फोर्स लेते हैं बेटा वो एवरेज फोर्स ले लेते हैं, उसमें आप क्या करेंगे 0 + F डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1/2 F आएगा, ठीक है, 1/2 F, ठीक है, ये देखिए 1/2 F। सो यहाँ पे ये वर्क का फॉर्मूला है, 1/2 F एवरेज फोर्स आ गई, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर एलोंगेशन आई है, यानी इसके अंदर डेल्टा L जो है वो जो इंक्रीज है लेंथ में, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फोर्स इंटू एक्सटेंशन आ गया, ये एवरेज फोर्स 1/2 और साथ में ये एक्सटेंशन। तो ये बेटा वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर देखा जाए तो बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट रिकवर किया। तो इस तरह से बेटे आपके पास एक फॉर्मूला बन के आ जाता है 1/2 F इंटू डेल्टा L। ये हम पहले भी एक न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, अब यहां पर आपने इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन करनी है बेटा कि ये जो F है ना, F, इस F की वैल्यू पुट करनी है आपने यंग्स मॉडुलस से। यंग मॉडुलस आप जानते हैं बेटा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L। अब यहाँ क्योंकि वो जो डिवाइड होने वाला फैक्टर है वो उलट होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए FL/A इंटू डेल्टा L ये आपके पास यंग्स मॉडुलस आता है। आपने इसको रीअरेंज करना है बेटा, यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालनी है, F एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम चीजें दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो आपके पास ना ये वाला रिलेशन मिलेगा, F इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। ये वाली F की वैल्यू उठा के ना आपने इस F की जगह पे यहाँ पे पुट कर देनी है बेटा। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर ये डेल्टा L है, यहाँ पर भी डेल्टा L है, डेल्टा L को डेल्टा L से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा L का स्क्वायर, उसको मैंने यहाँ से उठा के बाहर लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने एक काम और किया, अब देखो ऊपर डेल्टा L का स्क्वायर था, नीचे सिर्फ L था, तो मैंने ऐसा किया, एक L से मल्टीप्लाई भी कर लिया, एक L से मैंने डिवाइड भी कर लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ऊपर चेंज इन लेंथ का स्क्वायर है, नीचे अगर लेंथ का स्क्वायर बन जाएगा तो ये चेंज इन लेंथ बाय लेंथ बन जाता है स्ट्रेन, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेन होता है, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मेरे बच्चे बन जाएगा आपके पास स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए मैंने L से मल्टीप्लाई भी किया, L से मैंने डिवाइड भी किया, मैंने इसीलिए उसको ब्लू कलर से बनाया था कि आप फौरन से पहचान लें कि सर ने यहाँ पर क्या स्टेप किया है। अच्छा मेरे बेटे, फिर हमने क्या किया, यंग मॉडुलस Y को उसी तरह से लिखा, एरिया A को उसी तरह से लिखा, लेंथ को उसी तरह से लिखा। ये L इंटू L, L का स्क्वायर था ना, वो हमने इसके नीचे जाके लिख दिया। ये देखें डेल्टा L/L होल का स्क्वायर बन गया। वो इसलिए क्या था कि हमारे पास स्ट्रेन का स्क्वायर बन जाए। ओके, तो ये हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू यंग मॉडुलस की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। Y इज इक्वल टू कोई भी मॉडुलस हो बेटा वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो होता है, ठीक है। तो यंग मॉडुलस है तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आ गया। उसके बाद एरिया इनटू लेंथ आपने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद ये डेल्टा L/L यानी चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन होता है, इसका स्क्वायर है तो स्ट्रेन का स्क्वायर आ गया। ये वाला स्ट्रेन और ये वाला स्ट्रेन का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक ऊपर स्ट्रेस बच जाएगी, मल्टीप्लाई बाय एरिया इनटू लेंथ। ये वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, खाली भी इसको एरिया इनटू लेंथ भी लिखा रहने दें,
और ये स्ट्रेन का स्केयर कट गया था, सिर्फ स्ट्रेन रह गया। अब आपके पास ये फॉर्मूला आ गया 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। अब कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं, जैसे आपको ये वाला न्यूमेरिकल है, इसमें आपको सिर्फ स्ट्रेस दी गई है, स्ट्रेन नहीं दी गई, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन उसकी वैल्यू आप पुट करते हैं। मतलब आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू होता है आपके पास बेटा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो आप स्ट्रेन को इधर ले जाएं, स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा जी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। तो आपने इसी बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रेन है ना उसकी वैल्यू पुट कर दी है स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल में जो स्ट्रेस है वो गिवन नहीं है। तो आपने यहाँ पर जो है ना इसको स्ट्रेस बाय वाई लिख दिया। अब स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्केयर बन गया, नीचे यंग्स मॉडुलस और एरिया इंटू लेंथ जो है वो आपके पास वॉल्यूम होता है, उसी तरह से आपने इसको लिखा रहने दिया, ठीक है। तो यूं मेरे बेटे आपके पास एक फार्मूला आ गया, जो फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब याद रहे आपके पास एक ये वाला फार्मूला है, ठीक है, ये वाला, इसका आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। उसके अलावा आपके पास ये भी फार्मूला है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये वाला भी एक फार्मूला आता है, यानी स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये भी आप इसको स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाला जो फार्मूला आखिर में है, ये भी फार्मूला आप स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये सारी मॉडिफिकेशंस क्यों की। मेरे बच्चे, न्यूमेरिकल्स के अंदर कभी आपको कोई चीजें गिवन होती हैं, कभी कोई चीजें गिवन होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे अब स्ट्रेस है, यंग्स मॉडुलस है, एरिया और लेंथ है, तो स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, एरिया और लेंथ, हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ये वाला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर आती है, इसमें ये स्ट्रेन आती है, तो स्ट्रेन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जिस क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेस, स्ट्रेन और वॉल्यूम दिया होगा उसमें हम ये वाला मालूम कर लेंगे, और जिसके अंदर हमें ये वाला, यानी जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ना उसके मुताबिक आप डिसाइड करते हो कि आपने कौन सा फार्मूला जो है सिलेक्ट करना है स्ट्रेन एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरे बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको पूरे का पूरा यहाँ पर डिटेल से बता दिया, लेकिन थोड़ा जल्दी बताया। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए या आपको मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा इसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है स्ट्रेन एनर्जी के नाम से, आप वो सर्च कर सकते हैं, उसको पूरे को आराम से उनसे तहमुल के साथ सीख के दोबारा फिर आप इसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके जी, तो यहाँ पे हम जस्ट अब प्लग इन करेंगे वैल्यूज को, 1/2 बेटा इसी तरह से रहेगा। और जो स्ट्रेस आती है आपके पास, स्ट्रेस किसके इक्वल है जी, स्ट्रेस की वैल्यू ये बन गई 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आ गई 8, ठीक है। और उसका स्केयर है मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया की वैल्यू बेटा आपके पास आई है जी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5। अच्छा, उसके बाद फिर लेंथ, लेंथ की वैल्यू आपके पास बेटा 3 है। तो इस तरह से डिवाइडेड बाय हमने आप करना है जी यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, यंग्स मॉडुलस ये रहा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 11, ठीक है ना, ये 10 है, तो ये मैंने ऐसे लिख देता हूँ जी 10 रेज़ टू पावर 11। अब बेटा सारा काम कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर के अंदर आप ये तमाम वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेटर आपको आंसर देगा जी 60.75। और ये बेटा आपके पास स्ट्रेन एनर्जी आ गई, उसको यू से भी डिनोट करते हैं, ई से भी डिनोट करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, जिस तरह आप यूं भी लिख सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी, और यूनिट बेटा एनर्जी का होता है जॉल। तो ये आपके पास जो है वो स्ट्रेन एनर्जी आ गई 60.75 जॉल। और ये वाला आंसर भी आपका बुक से मैच नहीं कर रहा, बुक में गलत आंसर है बेटा, तो परेशान नहीं हो जाना कि सर का आंसर जो है वो बुक से मैच नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 7.5, a force of 500 Newton is applied to one end of cylindrical steel rod of diameter 50 cm. What is tensile stress? बेटा ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि 500 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है जी एक सिलेंड्रिकल स्टील रॉड के ऊपर, जिसका जो डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है, और आपने टेंसाइल स्ट्रेस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा नोट कीजिए बेटा, फोर्स आ गई 500 न्यूटन की और डायमीटर है 50 सेंटीमीटर का। डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा, यानी 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे बेटा तो आपको मिलेगा 25 सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर को आपने मीटर में चेंज करना है, तो सिंपली आप सेंटी का जो प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू पुट कर दे, 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रेस बेटा आपने मालूम करनी है, ठीक है। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है बेटा, स्ट्रेस हमारे पास इक्वल होती है फोर्स अपॉन एरिया के, ठीक है। अब जो यहाँ पे फोर्स है वो तो गिवन है, बट एरिया गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम यूं करेंगे बेटा, फोर्स को ऐसे लिखेंगे, एरिया की जगह लिखेंगे पाई आर स्केयर, ठीक है। क्योंकि उसने बताया सिलेंड्रिकल स्टील है, तो इसका जो इस सर्कल जो है होगा, इस तरफ से क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होगा, तो उसका जो एरिया होता है ना बेटा वो होगा आपके पास पाई आर का स्केयर, ठीक है। तो हमने लिख दिया पाई आर का स्केयर। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा 500 न्यूटन, और नीचे पाई की वैल्यू 3.14 आ गई है, और जो रेडियस है बेटा हमारे पास वो 25 है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2, और उसका हम क्या ले लेंगे जी, स्केयर ले लेंगे, ठीक है। अब आपने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो आपको जवाब मिलेगा बेटा 2546.48 न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको साइंटिफिक में चेंज करना चाहते हैं तो ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 2.5, बाकी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 3 स्टेप मूव किया तो 10⁻³ बेटा हमारे पास आ जाएगी जी +3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।